हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे पोल्यूशन एंड इट्स टाइप। इससे पहले हमने ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस किया है। अब हम पोल्यूशन एंड इट्स टाइप के बारे में पढ़ेंगे, विच इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं स्पेसिफिकली पोल्यूशन की बात करूँ तो पोल्यूशन का मतलब क्या होता है? पोल्यूशन इज एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, chemical and biological characteristic of the environment, especially air, water, land, that may adversely affect the human population and the wildlife, industrial processes and cultural asset is called pollution। ठीक है, pollution क्या है? कोई भी अनडिजायरेबल चेंज हो रहा है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल चेंजेस जो आ रहे हैं वो किस में आते हैं? पोल्यूशन में आता है। और जो एजेंट पोल्यूशन कॉज करते हैं उसको आप क्या बोलते हो? पॉल्यूटेंट्स बोलते हो। अब ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, इनकी क्लासिफिकेशन जो है, इनकी पॉल्यूटेंट की क्लासिफिकेशन से एग्जाम में बहुत सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसकी क्लासिफिकेशन हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो भी पोल्यूशन कॉज करता है उनको बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स। और पोल्यूशन का मतलब क्या है? जो भी आपके इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, कौन से चेंजेस? फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, बायोलॉजिकल चेंजेस, ये सब किसकी वजह से होते हैं? पोल्यूशन की वजह से होते हैं। और जो पोल्यूशन कॉज करता है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉल्यूटेंट बोलते हैं। WHO ने एयर पोल्यूशन को कैसे डिफाइन किया? ए प्रेजेंस ऑफ मटीरियल इन द एयर दैट आर हार्मफुल टू द लिविंग बीइंग वंस दे क्रॉस देयर थ्रेशोल्ड कंसंट्रेशन लेवल। कैसे डिफाइन किया एयर पोल्यूशन को? जो भी एयर में हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स अवेलेबल है, ठीक है, जिनसे क्या होता है? दे रीच देयर थ्रेशोल्ड कंसंट्रेशन लेवल। थ्रेशोल्ड कंसंट्रेशन लेवल का मतलब क्या है? इनके मिनिमम जो कंसंट्रेशन होती है या फिर इनका जो मैक्सिमम होता है, ठीक है, मैक्सिमम पीक जो होता है, जहाँ तक ये क्या है? सेफ रहते हैं। सपोज करो अगर मैं किसी भी पॉल्यूटेंट की बात करूँ, वो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे ही सेफ होगा। उसकी कंसंट्रेशन जब ज़्यादा बढ़ जाएगी एटमॉस्फेयर में तो पोल्यूशन कोज होगा। तो मिनिमम जो कंसंट्रेशन होती है उसको आप बोलते हो थ्रेशोल्ड कंसंट्रेशन। ठीक है, मतलब एक मिनिमम कंसंट्रेशन पे आपके एनवायरनमेंट को कोई भी इम्पैक्ट ना पड़ रहा हो, उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको हम रख सकते हैं। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई किसी पोल्यूटेंट की तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, बिकॉज it can harm the environment or it may cause the adverse impact on the human health also। ठीक है, अब यहाँ पे एयर पोल्यूशन के टाइप्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ठीक है, अब ये जो पॉल्यूटेंट की क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आता है, यहाँ पर हम पॉल्यूटेंट को डिवाइड करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कौन से होते हैं? जो कि एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली एंटर करते हैं फ्रॉम द सोर्स। So the pollutant that enter the atmosphere directly from the source, उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर प्राइमरी पॉल्यूटेंट बोलते हैं। अब प्राइमरी पॉल्यूटेंट कितने तरह के होते हैं? एक सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ऑक्साइड ऑफ कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स मीन्स हाइड्रोजन प्लस कार्बन होता है यहाँ पर। ठीक है, मीथेन, जैसे मीथेन में क्या होता है? CH4 मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया? मीथेन इज अ हाइड्रोकार्बन। सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, एंड CFCs और आपका लेड, ये सारे क्या है? दीज ऑल आर प्राइमरी पॉल्यूटेंट। ठीक है, CFCs क्या है? क्लोरो फ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या होते हैं? CFCs होते हैं। ठीक है, लेड, ये सभी क्या है? प्राइमरी पॉल्यूटेंट में आते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली एंटर करते हैं फ्रॉम द सोर्स, डायरेक्टली एंटर फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल दूं, अगर मैं कंबशन कर रही हूँ, ठीक है, अगर मैं कोई चीज़ को बर्न कर रही हूँ तो इसमें से जो हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स निकलेंगे वो डायरेक्टली कहाँ जाएंगे? एटमॉस्फेयर में जाएंगे। तो ये जो हमारा कंबशन हो जाएगा, सपोज करो मैं मेटल का कंबशन कर रही हूँ तो उसमें से हार्मफुल पॉल्यूटेंट जनरेट होंगे, तो जो कंबशन होगा किसी भी सब्सटेंस का, वो इन्वायरमेंट को क्या करेगा? पॉल्यूट कर देगा। तो उसमें जो पॉल्यूटेंट्स आएंगे वो डायरेक्टली कहाँ जाएंगे? एटमॉस्फेयर में जाएंगे। तो दे आर क्लासिफाइड अंडर प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स का मतलब क्या है? ये डायरेक्टली सोर्स से एमिट नहीं होते, जबकि ये कैसे बनते हैं? ये बनते हैं आपके
केमिकल रिएक्शन से, ठीक है। ये तो किस में हो रहे थे, डायरेक्टली सोर्स से निकल रहे थे, बट जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स है ये कहाँ से रिलीज होते हैं, दे आर नॉट डायरेक्टली एमिट फ्रॉम द सोर्स। ये कब जनरेट होते हैं, व्हेन देयर इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन द प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एंड द सर्टेन एटमॉस्फेरिक कॉन्स्टिट्यूएंट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में जब ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, ये एटमॉस्फेयर में जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनके साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है यहाँ पर, तो बनते हैं यहाँ पर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। अब यहाँ पर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में क्या क्या आते हैं, इसमें आता है सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स, ठीक है, जिसको आप बहुत क्या कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो ओवर अ लार्ज डिस्टेंस, ठीक है। तो ये सभी किस में आते हैं, ये आते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या है, जो कि सोर्स से डायरेक्ट निकलते हैं, और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स जो कि सोर्स से डायरेक्ट नहीं निकलते हैं, दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन किसके बीच में होती है, बिटवीन द पॉल्यूटेंट्स एंड द एटमॉस्फेरिक कंस्टिट्यूएंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में आपके नाइट्रेट्स आ गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स है। सबसे पहला है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। सल्फर ट्राइऑक्साइड कैसे बनता है, इट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जब यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो बनता है SO3 मीन सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। और जब आपके पास यहाँ पर अगर सल्फर डाइऑक्साइड आपके वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो यहाँ पर क्या बनता है, H2SO4, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी दिस इज SO3 ट्राइऑक्साइड के साथ, जब ट्राइऑक्साइड के साथ वाटर रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, H2SO4। दिस इज अ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि क्या करता है, एनवायरमेंट को हार्म करता है, एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन कोज करता है। तो इसलिए यहाँ पर जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स है, दीज कैन बी हार्मफुल टू द एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पर सबसे पहला कौन सा आया, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या बनाता है, एसिड बना देता है, ठीक है। स्मोक फॉर्मेशन, देखो स्मोक कब बनता है, स्मोक इज अ मिक्सचर ऑफ, अगर मैं स्मोक की बात करूं तो स्मोक किसका मिक्सचर होता है, ठीक है, स्मोक मिक्सचर होता है स्मोक प्लस फॉग का। जब स्मोक और फॉग कंबाइन हो जाती है तो क्या बनाता है, स्मोक बनता है। तो स्मोक फॉर्मेशन कैसे बनती है, जब स्मोक और फॉग बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। थोड़ा सा जो जैसे अर्ली मॉर्निंग होता है ना, जब सनराइज होता है तब क्या है, स्मोक और फॉग बनता है, जिसको आप बोलते हो स्मॉग। तो यहाँ पर एक लंदन स्मोक के बारे में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज लंदन स्मोक। अगर मैं लंदन स्मोक की बात करूं तो इसको सबसे पहले लंदन में देखा गया था, इसलिए इस स्मोक का नाम क्या पड़ा, लंदन स्मोक, ठीक है। इसको सबसे पहले लंदन में देखा गया था, इसलिए इसको लंदन स्मोक बोला गया। अब इसमें क्या था, दिस स्मोक इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कौन सा पॉल्यूटेंट, सल्फर के पॉल्यूटेंट, ठीक है। जब सल्फर के पॉल्यूटेंट्स आपके इन्वायरमेंट में रहे तो स्मोक जो है, स्मोक से क्या हुआ, लंदन मतलब स्मोक, इट इज अ मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग। तो यहाँ पे जो सल्फर के पॉल्यूटेंट है, ठीक है, जैसे सल्फर के पॉल्यूटेंट कौन से, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, तो वो स्मोक में जाके मिक्स हो गए, जो कि क्या करता है यहाँ पर, और अगर इन पॉल्यूटेंट को किसी ने इनहेल करा, ठीक है, ये सल्फर के पॉल्यूटेंट्स किसी ने इनहेल करा तो हमारी लंग्स में जाके क्या करते हैं, लंग इशू यहाँ पे हो जाते हैं, थ्रोट इरिटेशन होती है एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, मतलब आपको ब्रेथलेसनेस होने लग जाती है, सांस नहीं आता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सल्फर के कंपाउंड है। सल्फर क्या है, एक पॉल्यूटेंट है जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो लंदन स्मोक 1952 में आया था, सबसे पहले लंदन में आया था, इसलिए इसको लंदन स्मोक के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले 1952 में आया था लंदन में, तो इसको क्या बोला गया, लंदन स्मोक, जिससे क्या थी, लोगों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, थ्रोट इरिटेशन एंड ब्रेथलेसनेस, ठीक है। किसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पे क्या थे, सल्फर के कंपाउंड्स प्रोड्यूस हो रहे थे, सल्फर के पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस हो रहे थे। और सल्फर के पॉल्यूटेंट कैसे बने, जब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होती है
सनलाइट की प्रेजेंस में पॉल्यूटेंट के साथ, तो क्या बनते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बनते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लंदन स्मोक। अगर मैं अब बात करूं फोटोकेमिकल और लॉस एंजलस स्मोक की, ठीक है, देखो फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है, मतलब जो केमिकल रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, ठीक है, एंड लॉस एंजलस स्मोक, इसको सबसे पहले लॉस एंजलस में देखा गया था, इसलिए इस स्मोक का नाम क्या पड़ा, लॉस एंजलस स्मोक। अब देखो जो लंदन स्मोक था, ठीक है, जो लंदन स्मोक था 1952 में जो आया था, उसमें किसकी वजह से स्मोक प्रोड्यूस हो रहा था, सल्फर जो आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, ठीक है, उसकी वजह से। लेकिन यहाँ पे इफ आई टॉक अबाउट लॉस एंजलस स्मोक, ये किसकी वजह से हुई थी, क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं उनकी वजह से क्या हो रहा था, लंदन स्मोक, सॉरी लॉस एंजलस स्मोक, मतलब जो NO2 है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, इनकी वजह से क्या हुआ था, लॉस एंजलस स्मोक, मतलब जो स्मोक था उसमें क्या हुआ था, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स प्रोड्यूस हो रहे थे, ठीक है, तो इसको हमने क्या नाम दिया था, लॉस एंजलस स्मोक। ये बनी कैसे, इट इज फॉर्म ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन एंड पैन की काफी बारी फुल फॉर्म पूछी गई है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये केमिकल रिएक्शन से क्या बने, इसके ऑक्साइड बने, किसके, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बने, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड स्मोक में जाके मिल गए, इसलिए इसको क्या बोला गया, फोटोकेमिकल और लॉस एंजलस स्मोक, ठीक है। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन किसके बीच में हुई, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन एंड पैन इज पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है। ये फिनोमिना को जर्नली हमने सनी डेज पे देखा, लेकिन जो लंदन स्मोक है, लंदन स्मोक कब है, विंटर डेज में देखी गई थी, अर्ली मॉर्निंग, एंड लॉस एंजलस स्मोक जो है सनी डे पे देखी गई थी, क्योंकि इसकी जो रिएक्शन होती है दैट टू टेक प्लेस इन द सनलाइट, जिसमें आपके पास ये सारे पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं। नाउ फोटोकेमिकल स्मोक कंसिस्ट ऑफ ब्राउन हेजी फ्यूम्स, जो स्मोक निकल रही थी उसमें कैसा आ रहा था, ब्राउन हेजी फ्यूम्स आ रही थी, जो कि आई को इरिटेट करती है, आई इरिटेशन, लंग्स में प्रॉब्लम एंड क्रैकिंग ऑफ रबर एंड एक्सटेंसिव डैमेज टू प्लांट लाइफ। उससे क्या हो रहा था, प्लांट लाइफ बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही थी, साथ साथ ह्यूमन की अगर मैं बात करूं तो उसमें आई में इरिटेशन एंड लंग्स को इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर अगेन ब्रेथलेसनेस, ठीक है, सांस लेने में डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग इज ब्रेथलेसनेस। तो अगेन लॉस एंजलस स्मोक एंड लंदन स्मोक दोनों ही बहुत ज़्यादा डेंजरस स्मोक थी, जिसकी वजह से ह्यूमन और आपका प्लांट लाइफ पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा था, ठीक है। नाउ ग्राउंड लेवल ओजोन क्या है, ट्रोपोस्फेरिक और ग्राउंड लेवल ओजोन is formed from photochemical reaction between two classes of air pollutants such as volatile organic compound and nitrogen oxide। जब हम volatile organic compound और nitrogen oxides को combine कर देते हैं तो क्या बनता है, ग्राउंड लेवल ओजोन यहाँ पर बनता है, ठीक है। थर्ड यहाँ पर आता है आपका एसिड रेन, ठीक है। एसिड रेन कैसे बनती है, देखो एसिड रेन का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो एसिड रेन कैसे बनती है, इट इज कॉज्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन दैट बिगिंस व्हेन कंपाउंड सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर रिलीज्ड इन द एयर। मतलब इसमें अगेन देखो लंदन स्मोक में क्या था, सल्फर के ऑक्साइड्स प्रेजेंट होने की वजह से लंदन स्मोक हो रही थी, और वहां पे लॉस एंजलस स्मोक में नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वजह से क्या हो रही थी, लॉस एंजलस स्मोक होती है, ठीक है। लेकिन एसिड रेन में क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तो, और जब वो एयर में चल जाते हैं फिर क्या होती है, एसिड रेन होती है। ये क्या करते हैं, इनके जो ये पॉल्यूटेंट है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब एयर में चले जाते हैं, वाटर के साथ कंबाइन करते हैं, और वाटर के साथ कंबाइन होने के बाद एसिड रेन यहाँ पर आती है, ठीक है। तो इफेक्ट क्या है एसिड रेन का, अब देखिए एसिड रेन हैज़ मैनी इकोलॉजिकल इफेक्ट बट नन इज ग्रेटर दैन इट्स इम्पैक्ट ऑन लेक्स। किस पे इफेक्ट पड़ता है, लेक्स पे, स्ट्रीम्स पे, वेटलैंड्स पे और दूसरे एक्वेटिक इन्वायरमेंट पे, क्योंकि ये वाटर को एसिडिक बना देती है, ठीक है, और एल्यूमिनियम को एब्जॉर्ब कर लेती है। एल्यूमिनियम का है, इट इज़ अ मेटल विच कैन डिस्ट्रॉय द मेरीन इकोसिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम इट इज़ अ हैवी मेटल। तो यहाँ पर एसिड रेन क्या करती है, एसिड रेन से जर्नली लेक्स में, स्ट्रीम्स,
वेटलैंड्स, ठीक है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट, इन सब पे हार्म आता है किसका, एसिड रेन का। दूसरा, एसिड रेन ऑल्सो डैमेज फॉरेस्ट स्पेशली दोज एट हायर एलिवेशन, जो ज़्यादा ऊपर ऊंचाई पर हैं उनके वो फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करती है एसिड रेन, राइट। इट erodes the soil of essential nutrients and releases aluminum in the soil which make hard for trees to take up water, ठीक है, मतलब यहाँ पर ऑल्सो सॉइल इरोजन भी होता है जब टॉप लेयर क्या है सॉइल से रिमूव हो जाती है। लीव ट्रीज प्लांट्स आर लेस एबल टू विथस्टैंड द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन combined with other environmental stresses such as cold temperature, insect disease. The pollutant may also inhibit the trees ability to reproduce. तो जनरली एसिड रेन का इम्पैक्ट आपके किस पे आता है, हमारी बायोडाइवर्सिटी पे, इकोलॉजिकल सिस्टम पे, जिसमें फॉरेस्ट डैमेज के चांसेस होते हैं ना। गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। पहला यहाँ पर आता है नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, सेकंड नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, थर्ड सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट जो यहाँ पर आता है नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम आता है। द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज एग्जीक्यूटिंग अ नेशन वाइड प्रोग्राम ऑफ एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, जिसको यहाँ पर बोला गया था NAMP, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स आया था 17 अक्टूबर 2014 में, जिसमें एयर की क्वालिटी को चेक किया गया था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इसके एयर क्वालिटी में जो भी आपके पास पॉल्यूटेंट्स आते हैं, ठीक है, पॉल्यूटेंट्स जो आते हैं जो कि एयर पोल्यूशन को कोज करते हैं, उसमें कौन कौन से हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स आते हैं। सबसे पहला आता है PM10, जिसको आप पर्टिकुलेट मैटर बोलते हो। 10 क्यों लिखा है, क्योंकि इसका साइज क्या होता है, 10 माइक्रोमीटर से कम होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है काफी बार आपसे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स को एलिमिनेट करना आ जाता है कि व्हाट आर द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, व्हाट आर द प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। जिसका पेपर टू इन्वायरमेंटल साइंस है उसमें सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर PM10 क्या है, जिसका साइज जो है, साइज कितना है, 10 माइक्रोमीटर से कम है। 2.5 क्या है, PM2.5 मतलब पर्टिकुलेट मैटर 2.5, जिसका साइज लेस देन 2.5 μm। और कौन कौन से आते हैं पॉल्यूटेंट्स जो कि एयर क्वालिटी को खराब करते हैं, NO2, SO2, CO2, ओजोन एंड अमोनिया, ठीक है, अमोनिया, ओजोन, CO2, SO2, NO2, PM10 एंड PM2.5, ठीक है। दूसरा लेड PM1 के पार्टिकल्स, ठीक है, डायरेक्ट आपके लंग्स में पेनिट्रेट कर जाते हैं और ब्लड स्ट्रीम में इफेक्ट करता है। ब्लड स्ट्रीम में जाके क्या करते हैं, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पाती है। दूसरा एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो लॉन्च हुआ था, इसमें जब हम एयर क्वालिटी मेजर करते हैं तो हम कैसे नंबरिंग करते हैं। अगर एयर क्वालिटी अच्छी है तो हम उसको नंबर करते हैं 0 to 50 सेटिस्फैक्ट्री में। सपोज करो मुझे एक एरिया का, पर्टिकुलर एरिया का क्या निकालना है, एयर क्वालिटी चेक करनी है, तो मैं इन पैरामीटर से चेक करती हूँ कि एयर क्वालिटी कैसी है। सेटिस्फैक्ट्री में नंबरिंग आती है 1 to 100, मॉडरेटली पॉल्यूटेड में 101 to 200, पुअर में 201 to 300 एंड वेरी पुअर में 301 to 400 एंड सीवियर केस में 401 to 500। तो ये सारे क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स के कुछ पैरामीटर्स हैं, राइट। अब यहाँ पर अगर हमें बात करूँ नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड की, ठीक है, ये जनरली 12 पॉल्यूटेंट्स को चेक करती है एयर में। इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, एयर क्वालिटी को चेक कर रहे हैं। इसमें जनरली हम 12 पॉल्यूटेंट्स काउंट करते हैं और साथ ही साथ इसमें एडिशनल 4 पॉल्यूटेंट्स को भी देखते हैं, जैसे आर्सेनिक, निकल, बेंजीन, बेंजोपायरिन, ठीक है। PM2.5 सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है क्योंकि इसका पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, तो ये पेनिट्रेट कर जाता है और ह्यूमन बॉडी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या हो जाता है, ये पेनिट्रेट कर जाता है, मतलब आपके सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आती है और हमारे क्या हो जाता है, एंड इवेंचुअली एक्यूमुलेशन इन ह्यूमन ऑर्गन एंड ब्लड, और ब्लड में जाके ये पॉल्यूटेंट वहाँ पर स्टिक हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रॉपर फ्लो नहीं कर पाता और ऑक्सीजन उसको बाइंड नहीं कर पाती है।
PM concentration are higher in winter season and lower during the monsoon season. ये जो particulate matter concentration है ये winter season में ज़्यादा हो जाती है और monsoon season में कम हो जाती है. SO2 level are within the prescribed national ambient air quality standards in residential area of the cities. Decreased trend made due to the various intervention that have taken place in recent years such as reduction of sulfur and diesel. जैसे अभी क्या चालू हुआ है कि हम क्या करेंगे, डीजल में सल्फर को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि सल्फर क्या करता है, इट इज काइंड ऑफ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जो कि एनवायरमेंट को हार्म करता है. क्लीन फ्यूल का यूज करना है जैसे CNG, ठीक है. और इम्प्लीमेंटेशन किसका करना है, भारत स्टेज सेकंड एमिशन नॉर्म्स का. मैं आपको बताऊंगी 1 to 6 नॉर्म्स होते हैं इसके, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद क्या करना है, यूज ऑफ डोमेस्टिक फ्यूल फ्रॉम कोल टू LPG. कोल को यूज नहीं करना ज़्यादा बर्निंग, क्योंकि बर्निंग ऑफ कोल लीड टू द इंक्रीज इन द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स विच में हैव कंट्रीब्यूटेड द रिडक्शन इन एम्बिएंट लेवल ऑफ SO2. और क्या करना है, NO2 को क्या करना है, बैन करना है, ठीक है. NO2 हमें यूज नहीं करना है. जैसे जैसे हमारे यहाँ पे व्हीकल्स का नंबर आजकल बढ़ता जा रहा है, CO2 का लेवल क्या है यहाँ पर रिड्यूस होता जा रहा है, CO लेवल, ठीक है. तो यहाँ पर ये एक आपका डिक्रीजिंग ट्रेंड भी है. लास्ट वाला जो है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग, इसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने कैसे इंट्रोड्यूस किया था. ये एक नेशनल इनिशिएटिव है जिसको आप बोलते हो सफर, ठीक है. सफर से भी क्वेश्चन आता है, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, जिसको आप बोलते हो सफर. ये किस में होता है, इसमें भी हम क्या करते हैं, एयर क्वालिटी को चेक करते हैं, ठीक है. इसमें क्या देखा गया, हम बहुत सारे इसमें हम एयर क्वालिटी चेक कर रहे हैं और वेदर पैरामीटर्स भी हम इसमें चेक करते हैं, ठीक है. तो WHO has its own standard across the globe. Most of the emission that reach the atmosphere come from coal followed by oil. तो यहाँ पे क्या देखा गया कि जो एयर क्वालिटी खराब हो रही है वो किसके एमिशन से हो रही है, सबसे ज़्यादा किसका एमिशन हो रहा है, कोल का, और फिर किसका हो रहा है, ऑयल इंडस्ट्री से जो आ रहा है, ठीक है. अब यहाँ पे कुछ नॉर्म्स थे, भारत स्टेजेस नॉर्म. ये क्या थे, ये कुछ स्टैंडर्ड थे जो कि गवर्नमेंट ने रेगुलेट करे थे कि हमें क्या करना है, जो भी आपके एयर पॉल्यूटेंट्स हैं उनको क्या करना है, कंट्रोल करना है. तो नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी को अनाउंस किया गया था 2003 में, ठीक है. 2003 में क्या गया, इसको क्या करा गया, इंट्रोड्यूस किया गया 2003 में, ठीक है. ऑटो फ्यूल किसने सजेस्ट की थी, डॉक्टर RA माशालकर ने क्या की थी, इसको इंट्रोड्यूस किया था. यहाँ पर इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस बनाई थी ऑन द ऑटो फ्यूल क्वालिटी, कि यहाँ पे फ्यूल की कैसी क्वालिटी होनी चाहिए ताकि हमारे एनवायरनमेंट को वो हार्म ना करे. क्या रिकमेंडेशन थी, हमें यहाँ पर लो सल्फर डालना है डीजल में, ज़्यादा सल्फर की अमाउंट नहीं करनी है क्योंकि सल्फर एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है जो कि एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म करना है. अनलेडेड पेट्रोल का यूज़ करना है एंड लो बेंजीन का यूज़ करना है, ठीक है. तो कुछ उन्होंने अल्टरनेटिव्स भी दिए, तो ये पॉलिसी बनाई थी. अब जिसमें जो नॉर्म्स आते हैं वो 1 to आपके पास 6 नॉर्म आते हैं. अब यहाँ पर 1 to जो 6 नॉर्म आते हैं, इसमें हमारे पास जो अभी चल रहा है दैट इज यहाँ पर 6th वाला, ठीक है. अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो व्हीकल बन रहा है, ठीक है, सेल हो रहा है, उन सभी में क्या होना चाहिए, BS6 स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है. कब से आया था ये, फ्रॉम 1 अप्रैल 2022. क्योंकि हम जब BS6 स्टैंडर्ड को यूज करते हैं ना, तो उसमें पर्टिकुलेट मैटर जो सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट को हार्म करता है उसकी वॉल्यूम कितनी होती है, 20 to 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब. लेकिन BS4 में कितना होता है वॉल्यूम, 120 माइक्रोग्राम. इसलिए हम 6th वाले पर आ गए, क्योंकि BS6 में क्या है, हमें क्या करना है, सल्फर कम यूज करना है, ठीक है. क्योंकि सल्फर क्या करता है, सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट को खराब करता है, ठीक है. तो यहाँ पे BS6 नॉर्म चालू किया गया, क्यों, क्योंकि उसमें पर्टिकुलेट मैटर का वॉल्यूम क्या है, कम है. सो दिस इज ऑल अबाउट एयर पोल्यूशन. होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी. कुछ ना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो. थैंक यू सो मच. बाय एंड टेक केयर एवरीवन.